जी, आज हमने पढ़ना है कि परफेक्टली कंपैरेटिव फर्म्स, यानी कि वो फर्म्स जो परफेक्ट कंपटीशन में ऑपरेट करती हैं, वो डिफरेंट आप कह लें कि सिचुएशंस हैं जो वो एक्सपीरियंस करती हैं। और पहले हम शॉर्ट रन की बात कर लेते हैं। तो शॉर्ट रन में फर्म्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हैं। हमने पढ़ा था कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होता है। अच्छा, अब ये इसकी डायग्राम हमने बनानी है। तो उसके लिए मैं मैं एक सबसे पहले जब परफेक्ट कंपटीशन में फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती हैं, तो डायग्राम कैसे बनानी है। अच्छा, डायग्राम बनाने से पहले दो कंडीशन हमने जान लेनी है। क्या? कि ऑल फर्म्स टेंड टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। ठीक है जी। यहाँ पे कि ऑल फर्म्स टेंड टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। अच्छा, ये बात। अब जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कंडीशन है, हम उसको भी देख लेते हैं। वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड, वेयर एम सी इज इक्वल टू एम आर। और इस पे हमने बात भी की हुई है कि एम सी इज इक्वल टू एम आर पे ही क्यों प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि फर्म ने तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, उसके लिए तो यही पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम। और हमने ये जाना था कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ अभी डायग्राम। तो यहाँ पे हम एक कर्व ले लेते हैं। अच्छा, अब जैसे हमने पढ़ा था कि परफेक्ट कंपटीशन में आपको सबसे पहले क्या करना होता है, एक सीधी लाइन लगा देनी है, ऐसे। और जो कि शो करती है कि एम सी इज इक्वल टू एम आर है। एम सी इज इक्वल टू एम आर, ये लाइन जो है। और प्राइस भी यही है, मैं यहाँ पर पी भी लिख देता हूँ। और आप वाई एक्सिस पे लेते हैं कॉस्ट एंड रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि आपको इसमें कॉस्ट और रेवेन्यू के कर्व ही बनाने हैं। तो सारी बात है, फिर आप यही लेंगे, कॉस्ट सर। एंड रेवेन्यू, और नीचे आप ले लेंगे आउटपुट। अब जैसे बताया आपको कि सबसे पहले फर्म उस लेवल ऑफ आउटपुट पे प्रोड्यूस करना चाहेगा जहां एम सी इक्वल टू एम आ रहा है, क्योंकि वहां पर उसी आउटपुट पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है। तो एम सी तो बना हुआ है। अब वो एम सी, ओहो क्या मैंने लिख दिया है, एम सी कहाँ से आ गया यहाँ। यहाँ पर ए आर इज इक्वल टू एम आर, ये पढ़ा था ना मैं, कि जब प्राइस जो है वो कांस्टेंट होती है, या इन्होंने फर्म ने प्राइस लेनी होती है मार्केट से, तो वो प्राइस जो मार्केट में सेट हुई हुई है, इनको वही प्राइस चार्ज करनी है। आउटपुट बढ़ाएं या कम करें, प्राइस में चेंज नहीं आएगा। तो हमने देखा था कि इसमें प्राइस, ऐसा करने से प्राइस ए आर और एम आर बराबर हो जाते हैं। तो अब हमने ड्रॉ करना है एम सी का कर्व।
तो ताकि हम निकालें प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, वो है, वो ये हमने एमसी ड्रॉ कर दी। ये है एमसी का कर्व, एम सी। आपको पता है इसी तरह का होता है, हम इसी तरह ड्रॉ करते हैं, इसके बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं, ये जो पॉइंट आ गया आपके पास, ये वाला, ये इक्विलिब्रियम है। मैं इसको नाम दे देता हूँ इक्विलिब्रियम। और वैसे भी इसका मतलब क्या है, और अच्छा नीचे भी लेके चलते हैं। नीचे हम आ गए, ये तो आउटपुट भी आ गई। लेट से कि मैं यहाँ पर अगर लेबल कर दूं नीचे, तो मैं इसे कहता हूँ ओ, और आगे हम इसको ले जाते हैं क्यू। अच्छा, इसको जरा ऊपर में, यहाँ लेंगे ना ओ, और इसको दे देते हैं क्यू यहाँ पे। अब इसका मतलब है ये जो ओ क्यू है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ओ क्यू, ये क्या है, ये है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। और क्यों? क्योंकि इस आउटपुट पे एमसी जो है एमआर के इक्वल है। और अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस आउटपुट लेवल पे हर फर्म को एक्चुअली प्रॉफिट होगा और वो मैक्सिमाइज होगा। मतलब ये कि इतनी आउटपुट पे ही फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होने वाला है। ऑफ कोर्स वो डिपेंड करता है उसकी टोटल कॉस्ट पे, ठीक है, एवरेज कॉस्ट भी देखेंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो दिस इज द राइट आउटपुट, इसलिए पहले फर्म्स को यही फाइंड आउट करनी होती है। और अब आपको ये तो पता है कि ये क्यों प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट है, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर इस, अगर क्यू से पहले ये सारा एरिया जो है इस पे एम आर एम सी से ज्यादा है, तो ये प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट में मिस कर देंगे अगर आप वो क्यू से कम बनाएंगे, और अगर आप ज्यादा बनाएंगे तो ऑफ कोर्स उसमें भी आपको पता है कि ये एमसी ऊपर निकल गया, अगर हम आगे चले जाते हैं और एमआर नीचे मौजूद है तो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ई ही वो आउटपुट लेवल है जिसपे प्रॉफिट आपका मैक्सिमम है। तो यहाँ तक तो मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये पहले भी बात हुई है। ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं जी सर, कोई मसला नहीं है। है? ओके, ऑल राइट। अच्छा, अब जो दो मैंने कंडीशन आपको बताई थी जब भी आपने डायग्राम बनानी है, एक तो मैंने बता दिया कि प्रॉफिट पहले के फाइंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, मतलब दूसरा आपने क्या करना होता है डायग्राम बनाते हुए, आपको ऑफ कोर्स अब देखना है प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो हम जो है वो ऑलरेडी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ कर लेते हैं। दूसरा क्या है जी, कि कंपेयर एवरेज कॉस्ट विद एवरेज रेवेन्यू टू फाइंड टू फाइंड आउट whether firm is earning प्रॉफिट और लॉस, कि वो क्या, या एक्सपीरियंसिंग का वर्ड ज्यादा बेहतर है, फर्म इज एक्सपीरियंसिंग, या अर्निंग और सफरिंग आगे लिख सकते हैं, बहरहाल वो आप मर्जी है। तो प्रॉफिट और लॉस। अच्छा, अब हमने एक काम तो कर लिया, और वो है कि हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट
बना दिया है। और ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डायग्राम है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, उसकी डायग्राम बना लें। तो अब हमने बनाना है एसी का कर्व। अब एसी का कर्व बनाते हुए आपने दो बातों का ख्याल रखना। वो क्या? एक तो ये कि ये जो लाइन है ना, मैं आपको बता देता हूँ। ये वाली लाइन, इसको बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम लाइन। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम लाइन। अच्छा, और ऊपर इक्विलिब्रियम पॉइंट है। जब आपने एसी का कर्व बनाना है तो याद रखना है, जब वो इक्विलिब्रियम लाइन को टच करेगा तो उस वक्त उसका ए आर से कम होना जरूरी है। जैसे ये मैंने एसी बना रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने एसी का कर्व बनाया है यहाँ। अब आप गौर करें तो आप ये कह सकते हैं कि सर ये एसी तो देखें यहाँ पे ए आर से ऊपर भी है, देखें इसको यहाँ पर ए आर नीचे रह गया है, एसी ऊपर निकल गया। यहाँ पर भी एसी ऊपर है, ए आर कम है। हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम जिस आउटपुट लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, या जो फर्म आउटपुट लेवल पे प्रोड्यूस कर रही है, वहां पर आपने एसी और ए आर को कंपेयर करना है। तो अगर आप वहां कंपेयर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि आपका एसी यहाँ पे है, क्योंकि मैंने कहा ना, जब वो इक्विलिब्रियम लाइन को टच करे उस वक्त उसका ए आर से कम होना जरूरी है। बाद में या पहले बेशक ऊपर हो, को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फॉर्म तो वहां प्रोड्यूस ही नहीं कर रही। एक तो इस बात का ख्याल रखना। दूसरी बात, जब आपने एसी बनाना है तो ऑफकोर्स वो एमसी को भी कट कर रहा होगा। तो ये ख्याल रखना है कि एमसी को जब एसी कट करे तो एसी अपने मिनिमम पॉइंट पे होना चाहिए है। और ये आपको पता है कि ये जरूरी है। हमने जब पढ़ा था प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, जिसमें एक्स एफिशिएंसी पढ़ी थी, तो एमसी इज इक्वल टू एसी, कि एमसी हमेशा एसी को उसके मिनिमम पॉइंट से काटता है। और हमने ये जाना भी था कि ऐसा क्यों होता है। तो ये भी आपको जहन में रखना है, ये दो बातें, दो बातों का ख्याल रखना। अच्छा, अब मैं डायग्राम पहले पूरी बना लेता हूँ, फिर आपका सवाल हुआ तो बताइएगा। कलर हम अभी वही रहने देते हैं, चलो। तो अब आपका यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ले लिया हमने, इसको मैं नाम दे देता हूँ, लेट से ई नॉट का दे देता हूँ, चलिए। इक्विलिब्रियम तो नहीं है ये, लेकिन मैं नाम तो दे रहा ना कोई, ई नॉट। अब क्या करना है? अब हम ये करेंगे कि इसको एक्सटेंड करेंगे वर्टिकल एक्सिस तक। ये क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं? क्योंकि भाई हमने जो है वो टोटल कॉस्ट और टोटल प्रॉफिट भी तो निकालना है ना, तो वो निकालेंगे। ठीक है जी। और मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, लेट से P1 या P0। ये P0 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। और नीचे कॉस्ट एंड रेवेन्यू लिखा दो, या उसको हटा देता हूँ, हटा देता हूँ, क्योंकि वो ज्यादा क्लियर हो जाए, अच्छी बात है, ऐसी मिस हुआ। हम इसको ऊपर लिख देते हैं, फिर क्या होगा? यहाँ पे, और यहाँ पर लेते हैं P0। अच्छा, अब हम अगर ये देखें कि ए आर कितना है, आउटपुट लेवल ओ क्यू पे ए आर कितना है,
तो मैं यहां पर लिख रहा हूं जो ए आर है वो है, हाइट कितनी है आउटपुट ओ क्यू पे, ई क्यू, ये ए आर है। मतलब ए आर जाहिर मतलब पर यूनिट रेवेन्यू है ना, तो वो तो यही निकलेगा ई क्यू। अच्छा, और ए सी कितना है, वो आ रहा है ई नॉट क्यू। अब हमें ये निकाल लिया हमने, और हम अगर इसमें प्रॉफिट निकालें, यानी कि उसको मैं एवरेज प्रॉफिट का नाम देता हूँ, यानी कि या पर यूनिट प्रॉफिट, वही बात हुई ना, एवरेज प्रॉफिट या पर यूनिट प्रॉफिट यही बोलेंगे। पर यूनिट प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। तो वो कितना आ रहा है, जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आ रहा है ई ई नॉट, यानी कि इतने से रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा है। अच्छा, लेकिन इससे हमारे बात बनेगी नहीं, हमने तो टोटल निकालना है, तो निकाल लें टोटल रेवेन्यू, उसमें क्या प्रॉब्लम है। आप ज्यादातर टोटल रेवेन्यू प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है ना, तो प्राइस कितनी दी हुई है यहाँ पे, ये ओपी, तो लिख दो यहाँ, टोटल रेवेन्यू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो प्राइस ओपी है, क्वांटिटी ओ क्यू है, तो वो पूरा एरिया आपका आ गया ओपी। यानी कि अगर मैं कहूँ तो ये बनता है ओपी इंटू ओ क्यू, यही है ना प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो ये आपका एरिया बन जाएगा ओपी इंटू ओ क्यू करने से, ओ पी ई क्यू मल्टीप्लाई करके ये पूरा एरिया हमारा आ जाएगा। इसी तरह से अगर एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो वो भी निकाल लें, वो हम ऐसा करते हैं, वो भी यही निकाल लेते हैं टोटल कॉस्ट, वो भी इसी तरह निकलाएगी, क्या है वो, ओ पी नॉट, ठीक है, वो भी ऐसी ही होती है ना कि आउटपुट इनटू जो भी आपकी पर यूनिट कॉस्ट है। तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट ओपी नॉट है, और आपकी जो आउटपुट है वो ओ क्यू है, तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा ना कि ओपी नॉट इंटू ओ क्यू। और जब इसका एरिया देखेंगे हम, तो वो बन जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओ पी नॉट ई नॉट और क्यू, ये टोटल कॉस्ट है। और अगर आपने अब प्रॉफिट निकालना है, यानी कि टोटल प्रॉफिट, तो वो भी निकल आएगा, क्योंकि अब आप इस पर गौर करें तो आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो ये है, ठीक है, और आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो ये है, ये टोटल कॉस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हिस्सा टोटल रेवेन्यू का ज्यादा है कॉस्ट से, यानी कि ये वाला, तो ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। और वो कितना है, वो आ गया हमारे पास पी नॉट, पी ई और ई, तो हमने यहाँ पे ये प्रॉफिट भी निकाल लिया। अच्छा, अब इसमें ना एक कर्व वैसे और बनता है एबीसी का, लेकिन यहाँ पर बनाना जरूरी नहीं, बनाने को बनाया जा सकता है, लेकिन क्यों जरूरी नहीं है वो मैं आपको आगे चल के जब आगे डायग्राम बनाएंगे तो उसमें जरूर दिखाऊंगा। लेकिन अगर बनाना हो तो आप यहाँ पे ऐसे करके बना सकते हैं। अच्छा, तो अभी नहीं बन रहा, हाथ से बनाता हूँ। ये एबीसी, ठीक है। अच्छा, एबीसी भी जब एमसी को टच करेगा तो उस वक्त वो मिनिमम पॉइंट पे होगा, ठीक है, तो वो मिनिमम पॉइंट एबीसी का यही वाला है। अच्छा, और आपको ये भी पता है जो गैप है बिटवीन एसी और एबीसी वो कम होता जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है, जो आउटपुट के बढ़ने से कम होती जाती है। मैं दोबारा से एक दफा
बनाता हूँ, एक मिनट। तो ये नहीं मिल रहा। बहरहाल ये आपको समझ तो यहाँ आ ही रही है। मेरा ख्याल है कोई ऐसी खास बात नहीं है, ये बनाने की जरूरत है नहीं, लेकिन मैंने फिर भी बना दी है। जरूरत नहीं है, बनाना नहीं है अभी ये एबीसी को, जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बनेगा तो ऐसे ही बनेगा ना, इसी के नीचे ही आएगा। और उसमें भी ख्याल रखना है कि भाई जब वो एमसी एसी को एबीसी को इंटरसेक्ट करे तो एबीसी मिनिमम पॉइंट पे होना चाहिए है, और दोनों के दौरान जो गैप है वो भी कम होना चाहिए। जी, कोई सवाल है आपका? नो सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसको देख लेते हैं, और बाकी जो डायग्राम्स हैं उनको भी जल्दी जल्दी बनाते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं। अच्छा, वो खैर समझ तो आपको आ गई, मैं फिर भी अगर बनाना चाहूँ ना तो ये देखो गैप कम है, ये ऐसे कर, तो ऐसे करके एबीसी आपका बन जाएगा। अच्छा खैर, ठीक हो गई। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, ये तो हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, और यही डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास, ठीक है, रूटीन की तरह आपने सीधी लाइन खींची, उसको आपने ए आर इज इक्वल टू एम आर लिख दिया। ये तो करना ही होता है हर परफेक्ट कमीशन की डायग्राम में, और यहाँ प्राइस लिख दिया। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपका, आपके पास कॉस्ट एंड रेवेन्यू है, और नीचे जो है वो आपने आउटपुट ले लिया। अब आपने पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना है, तो आपने एमसी ड्रॉ कर दिया। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसको नीचे ड्रॉ किया तो आपके पास आउटपुट आ गई। ड्रॉ चलें इसको, इससे कर लेते हैं। ये वर्कम बोर्ड चूंकि हैंडल नहीं होता सही से। अच्छा, और जब ये हो गया तो अब हमने बताना है कि वो ए आर और एसी को कंपेयर करना है, क्योंकि हमने अब जो डायग्राम बनानी है वो है नॉर्मल प्रॉफिट। ये है जी नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट जैसे हमने बात की कि ये डायग्राम में नजर नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे कि एसी का कर्व तो बनाएंगे, वो कुछ ऐसा होगा। एसी, और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि अब यहां से क्या लगेगा आपको, अगर आप गौर करें तो एक तो एमसी एसी को मिनिमम पॉइंट से ही काट रहे हैं, और वो ए इक्विलिब्रियम लाइन पे वो ए आर के बराबर ही आ रहा है। यानी कि हम यहाँ पे अगर ओ ले लें और इसको ओ क्यू कह लें, तो मैं अगर कहूँ कि टी आर कितना है, तो हम यही बोलेंगे ना जिस तरह पहले निकाला है ओ पी ई क्यू। और अगर हम ये कहें कि टोटल कॉस्ट कितनी है, तो वो भी ओ पी ई क्यू ही आ रही है। तो आपको कोई भी एरिया, शेडेड एरिया नजर नहीं आ रहा जिसको हम प्रॉफिट शो कर सकें। और क्योंकि इसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी जब शामिल हो जाती है, तो एक्चुअली तो फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अ, वो डायग्राम में नजर इस वजह से नहीं आ रहा। तो और इसमें भी अगर आप डायग्राम वो एबीसी बनाना चाहें तो यहाँ से बना सकते हैं। ये आपकी एबीसी। जी, ये भी आसान था, ये भी क्लियर आपको है ना? जी सर। सही हो गया। अच्छा, और इसका तरीका यही है कि इसको ज्यादा से ज्यादा हाथ से ड्रॉ किया जाए, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, और आसानी से ही डायग्राम बन जाएंगी। जी जी, इसको भी हम
खत्म कर देते हैं। हमारे पास आगे आ गया अब सब नॉर्मल प्रॉफिट। सब नॉर्मल प्रॉफिट, इसको नॉर्मल लॉस भी, इसको ना ये भी बोल सकते हैं, बाद का नॉर्मल लॉस भी बोला जाता है, वो भी लिख देता हूँ। और इसको लॉस विद पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। और इस पे हमारी डिटेल में बात हुई थी कि ये कंट्रीब्यूशन क्या है और ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या चीज़ है। और अगर ये सूरत हाल है फर्म को, तो फर्म कंटिन्यू करेगी, शॉर्ट रन में तो डेफिनेटली करेगी, क्योंकि उसको होप है कि उसकी फिक्स कॉस्ट भी एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, अगर वो आउटपुट बढ़ाता है या वो फर्म बढ़ाती है, तो उसको उसकी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी और उसके बाद प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपको पता है ना अच्छे से, हमने पहले जो की बात की थी, है ना? जी सर। सही। अच्छा, अब इसकी डायग्राम हम बनाते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे हम शुरू करते हैं जी। ये आपके पास, चले इसी को ही ले लेते हैं इसे। वही तरीका, आपने ए आर इज इक्वल टू एम आर यहाँ ले लिया। मैं इसको, मैंने यहाँ लिख दिया ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू पी, नीचे आउटपुट लिख रहा हूँ ताकि आप वेन में आ जाए। और यहाँ लिख दिया मैंने कॉस्ट्स एंड रेवेन्यू। और आपने यहाँ से ये एमसी ड्रॉ कर दिया, क्योंकि पहले आपने इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करना होता है, वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद इसको नीचे ड्रैग किया कि ये कैसा ड्रैग होगा, नीचे ड्रैग कर दिया तो इक्विलिब्रियम लाइन आ गई हमारे पास। और अब इसको नाम हमने ओ और क्यू का नाम दे दिया। अब आपने दिखाना है लॉस। लॉस का मतलब है कि आपको एवरेज कॉस्ट ज्यादा दिखानी है एवरेज रेवेन्यू से। तो अब एवरेज कॉस्ट कर्व तो बनाएंगे हम, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो वो हम ये, अच्छा, अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम लाइन तो नीचे रह गई, तो इक्विलिब्रियम लाइन को ऊपर एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये ऐसे। तो इस इक्विलिब्रियम लाइन पे अब हम इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड किया और ये हमने यहाँ मिला दिया। और इसको हमने नाम दे दिया कि ये P1 है, और इसको भी नाम दे दिया, ये ई है, और ये हो गया E1। तो अभी हमारे पास बहुत आसान है कि टोटल जो रेवेन्यू है हमारे पास वो OPEQ है, और जो टोटल कॉस्ट है हमारे पास वो OP1 E1 और Q। और चूंकि यहाँ पे टोटल कॉस्ट ज्यादा नजर आ रही है हमारे पास, तो एक्चुअली लॉस हो रहा है। और वो जो एरिया है हमारे पास, वो ये वाला एरिया, इस पूरे एरिया में टोटल कॉस्ट ज्यादा है टोटल रेवेन्यू। निकालना वैसे ही है, हमने तो टोटल निकालना है। तो वो हमारे पास आ गया P1 और E1 E। अच्छा, अब ना यहीं पर समझनी है चीज कि ये अगर लॉस है तो आगे हमने वो देखना है शट डाउन पॉइंट, जिसको एबनॉर्मल लॉस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे लेकिन हमने दिखाना है लॉस विद पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। तो वो दिखाने के लिए हमें क्या करना है कि एबीसी बनानी है। ये एबीसी, ये एबीसी, ये हमने बना दी ना एबीसी। अब एबीसी भी, एमसी जब एबीसी को कट करेगा, एबीसी वहां मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ एबीसी। अच्छा, गैप को जेन में जरूर रखना है, मैं दोबारा से बना दूंगा। वो ये कि मैंने यहाँ से
ये ABC और ये AC है। अच्छा, अब आपने ये क्यों बनाया है ये मैं आपको बताना चाहूँ। अब आप इक्विलिब्रियम लाइन को देखो। अब ये जो डायग्राम बनी है ना, ये लॉस विद पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। क्यों? उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि इक्विलिब्रियम लाइन पे मैं अपना नंबर्स देता हूँ, नंबर्स लिखता हूँ। नंबर ये है कि आपका जो रेवेन्यू है ना, लेट से वो है 10। एवरेज रेवेन्यू 10 आ रहा है आपको, ठीक है। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये अगर मैं इसको यहाँ मिला दूं, लेट से ये आ रही है 8, एज्यूम करें। तो इसका मतलब है आपको हर यूनिट बेचने पर 10 रुपए मिल रहे हैं। इसका मतलब है उस 10 रुपए से आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वो कवर हो रही हो। ठीक है, हमने पहले भी बात की थी। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे निकालना हो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आपको तो रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो मैं यहाँ पर रेवेन्यू पर यूनिट लिखूंगा, रेवेन्यू पर यूनिट माइनस कॉस्ट पर यूनिट। सॉरी, कॉस्ट लिख रहा हूँ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और उसको मैं फॉर्मूले में अगर इस्तेमाल करूं तो आ गया 10 - 8 इज इक्वल टू 2। ये 8 है, एवरी वेरिएबल कॉस्ट ये है आपका रेवेन्यू पर यूनिट। तो आपके पास 2 रुपए आ रहे हैं। ये 2 रुपए क्या है? ये है कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स कवरिंग फिक्स्ड कॉस्ट। तो 2 रुपए आपके निकल रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट आपकी सारी कवर हो रही है। तो हमने पढ़ा था कि जब भी वेरिएबल कॉस्ट आसानी से कवर हो रही है और उसके ऊपर भी आपको पैसे मिल रहे हो, तो हम कहेंगे कि यानी, और फिक्स कॉस्ट की तरफ, ताकि फिक्स कॉस्ट भी कवर हो कुछ हिस्सा। और जितनी आउटपुट ज्यादा बनाएंगे तो फिर वो आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो कवर होती रहेगी। लेकिन आप अभी प्रोड्यूस यहीं पर ही कर रहे हैं, तो आपको मिलने इतने पैसे ही हैं, लेकिन कुछ हिस्सा तो निकल रहा है ना फिक्स कॉस्ट का। बात ये, तो ये है लॉस विद पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, राइट। और आप होप कर रहे हैं ना कि आगे अगर आपकी अ, जो आउटपुट है या प्राइस है उसमें चेंज आता है। अब ऑफ कोर्स आप तो चेंज नहीं कर सकते, चेंज तो मार्केट में ही आना है। लेकिन आप शॉर्ट रन में सर्वाइव करेंगे, प्लान करेंगे कि हमें लॉन्गर रन में बंद करना है कि नहीं करना। लेकिन मैं इसी डायग्राम में अगर मैंने दिखाना हो शट डाउन पॉइंट, तो डायग्राम यही रहेगी, कोई फर्क नहीं आएगा। फर्क सिर्फ आएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि प्रोडक्शन वो बंद कर देंगे। मैं इसको ना अब ग्रीन से बनाऊंगा। किससे जी? ग्रीन। और वो कहाँ आएगा? वो आएगा, बाकी सब डायग्राम वही, ठीक है, सिर्फ ABC को चेंज करूंगा। अब ABC यहाँ आ जाएगी। ये अब आपकी नई ABC ये होगी ABC 1 कह देंगे मुझे। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि आपका रेवेन्यू पर यूनिट 10 है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी, क्योंकि आउटपुट लेवल तो आपका क्यों है ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी 10 है। ठीक है ना? वो आपका, मैं अगर रेवेन्यू पर यूनिट बोल लूँ या एवरेज रेवेन्यू बोल लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इस तरह एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बोल सकता हूँ। तो ये 10 - 10, कॉन्ट्रीब्यूशन 0। तो जब कॉन्ट्रीब्यूशन 0 हो रही हो तो आपकी तो फिक्स कॉस्ट कुछ भी कवर नहीं हो रही। तो फिर आपका मौका है कि आप अपनी प्रोडक्शन को बंद कर दो। अच्छा, अब वैसे तो यहां तक काफी है, लेकिन एक चीज आपको और बता दूं, अगर इससे भी एक आगे पॉइंट जा सकता है, मैंने कहा मैं आपको बता दूं दोनों कम से कम। उसे कहते हैं क्लोज डाउन। मतलब पहले आपने प्रोडक्शन बंद की है, अब आप फैक्ट्री को ही बंद कर रहे हैं, पूरी फर्म ही बंद हो रही है। शट डाउन पॉइंट का मतलब है आपने प्रोडक्शन शट डाउन की है, फर्म चल रही है, मतलब वो एग्जिस्ट करती है। क्लोज डाउन उसी को बंद कर रहे हैं। और ये तब होगा नॉर्मली जब आप की जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, वो सारी गेम उसी की है।
वो और ऊपर चली गई, कहाँ? वो यहाँ आ गई। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इधर, ABC2। अब इसका मतलब है, लेट्स से कि मैं यहाँ पर कोई पॉइंट भी ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ 12, बहुत छोटा सा लिखा है। ठीक है, अब चूंकि नया, अब जो ABC है वो यहाँ आ रहा है, तो इसको अगर मैं यहाँ ड्रैग करूंगा तो ये 12 पे आ रहा है ना, ये 12। तो अब इसका मतलब है कि आपका एवरेज रेवेन्यू 10 है, वेरिएबल कॉस्ट 12 हो गई है, तो कंट्रीब्यूशन जीरो का माइनस में चली गई, मतलब आपकी अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही। मतलब जो चीज आप बना रहे हैं, जितने पैसे लगा रहे हैं एक चीज पे, उससे कम पैसे आपको मिल रहे थे, तो आप क्या करेंगे? आप बंद करेंगे। तो ये भी आप हम पढ़ सकते हैं कि क्लोज डाउन इसको बोल सकते हैं। अगर शट डाउन भी इसको बोल देंगे तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये डिफरेंस जरूर है। जी, कोई सवाल है? नो सर। ओके, तो ये एबीसी की, तो जब जब नॉर्मल प्रॉफिट या हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बना रहे हैं, वहां एबीसी मैटर ही नहीं कर रहा, क्योंकि हमें तो प्रॉफिट हो रहा है। जब लॉस होता है तब पहचानना होता है कि ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के साथ आ रहा है या जीरो कंट्रीब्यूशन के साथ आ रहा है। तो वो आपको फिर देखना होता है, उसके लिए एबीसी को ड्रॉ करना लाजमी हो जाता है, और पेपर में भी ऐसे ही पूछा। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना।